जब मैं पहुंचा तो मुझे बहुत ही भय था कि इतने सीनियर लोग हैं। मैं तो अभी 2 साल ही हुआ है। मैंने आज तक जो लीडरशिप पोजीशन जो होता है जिले का, जो एडिशनल कलेक्टर होता है, वो भी कार्य नहीं किया है। तो कैसे मैं इसको देख पाऊँगा। पूरे देश-विदेश की मीडिया थी वहाँ पर, एनजीओ थे। लग रहा था कि ये इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी। तो मैं बहुत ही नर्वस था। मेरा नाम रणबीर प्रसाद है। मैं 2000 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ, उत्तर प्रदेश कैडर से। मेरे सर्विस की शुरुआत तमिलनाडु कैडर से हुई। मैं तमिलनाडु में 2002 में जब आफ्टर ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन किया और 2004 तक मेरी 2 साल पूरे हो गए थे वहाँ तमिलनाडु में। और मैं सब कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर डेवलपमेंट नीलगिरीज पोस्ट हुआ था। मैं डिंडीगल से जा रहा था नीलगिरीज। तो 26 दिसंबर को मैं ट्रैवल कर रहा था और रास्ते में ही त्रिची में मैं रुका था तो मैंने टीवी पर उसमें सुनामी की खबरें आ रही थी कि सुनामी आया है। उसमें एनडीटीवी से मेरे ख्याल से बरखा दत्त का आ रहा था। एनडीटीवी काफ़ी पॉपुलर था, तो कई जगह लाशें, उस समय रियल मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रेजेडी नहीं पता थी। तो मैंने 26 दिसंबर को नीलगिरी ज्वाइन किया और मुझे उसमें लग रहा था कि जब 1-2 दिन में 27-28 तारीख को पता चला कि ट्रेजेडी बहुत भयानक है। फिर हम लोगों ने अपने ज़िले से, नीलगिरी ज़िले से, जो ऊटी जो कहते हैं पॉपुलरली, वहाँ से भी एक ट्रक जो है रिलीफ मटेरियल वहाँ से भेजा था। और मैं अपने बैचमेट से ऐसी चर्चा कर रहा था, काश हम लोगों को भी कुछ समय के लिए वहाँ काम करने का मौका मिले तो बड़ी खुशी होगी। ये मेरे अंदर से फीलिंग थी कि इतना बड़ा ट्रेजेडी है और हम लोग उसमें जाके कंट्रीब्यूट करें, कुछ उनकी मदद करें। और संयोग देखिए कि जिस समय मैं चर्चा कर रहा था उस समय फैक्ट से मेरे पास आदेश आ गया कि आपको एडिशनल कलेक्टर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन नागपट्टनम बनाया था। तो मैं नीलगिरी में सिर्फ 4 दिन रहा और नीलगिरी की जो वादियाँ हैं, इतना अच्छा उसकी नेचुरल ब्यूटी है और वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं था। इतने सुंदर पहाड़, नदी, लेकिन इट वाज द कॉल ऑफ द ड्यूटी। और जिस समय आदेश आया उसके 1 घंटे के अंदर मैं वहाँ से रवाना हो गया। रात भर ट्रैवल करके पहुँचा सुबह नागपट्टनम में और बताया गया कि 9 बजे से ब्रीफिंग है। तो जब ब्रीफिंग के लिए मैं घुसा तो इतना बड़ा हॉल में लगभग सैकड़ों ऑफिसर, क्योंकि लगभग नागपट्टनम में 6000 लोग की मौत होने की खबर थी। और पूरा जो कोस्टल उसका जो नागपट्टनम में बहुत ही लॉन्ग कोस्ट है, उसका लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। उसके अलॉन्ग कई सैकड़ों गांव जो है पूरी तरह से नष्ट होने की सूचना थी। उसके लिए सरकार ने पूरे प्रदेश से अफसरों को बुलाया था, उनको कुछ गांव अलॉट किए जा रहे थे। मुझे भी शुरू में एडिशनल कलेक्टर का चार्ज मिलने के पहले 10 गांव अलॉट किए गए थे। जब मैं पहुंचा तो मुझे बहुत ही भय था कि इतने सीनियर लोग हैं। मैं तो अभी 2 साल ही हुआ है। मैंने आज तक जो लीडरशिप पोजीशन जो होता है जिले का, जो एडिशनल कलेक्टर होता है, वो भी कार्य नहीं किया है। तो कैसे मैं इसको देख पाऊँगा। पूरे देश-विदेश की मीडिया थी वहाँ पर, एनजीओ थे। लग रहा था कि ये इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी। तो मैं बहुत ही नर्वस था। तो वहाँ जो इंसिडेंट कमांडर थी, उनसे मैंने पूछा था कि क्या मैं कर पाऊँगा? तो बोले कि बिल्कुल कर पाओगे। और उसके बाद जो पहले तो रिलीफ वर्क में हमने किया और ऐसा अच्छा काम किया कि हालांकि मैं कम बोलता था तो लोगों को लगता था काम नहीं है, लेकिन जब लोगों ने विजिट किया हमारे एरिया को तो सबको टेम्प्रोरी हाउसेस देना, सबके जो डैमेज बोट्स थे उसको रिप्लेस करना, उनको सबसे ज़्यादा फिशरमैन को जो फैमिली जो सड़क पर थी उनको राहत देना। और उसके बाद पूरे ज़िले में लगभग 25 से 30 हज़ार घरों को बनवाना, 40,000 से ज़्यादा घरों को, और 70,000 से 80,000 बोट्स को रिप्लेस करना और सारे डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, वर्ल्ड बैंक से सहायता पैकेज लेना। इन सब कार्यों को जब मैंने एडिशनल कलेक्टर के रूप में कोऑर्डिनेट किया, मुझे ये लगा कि आपको शुरू में जो भय होता है किसी काम के मिलने पर, वो होना चाहिए, क्योंकि वो भय जो है वो आपको एक तरह से प्रेरणा भी देता है, एक तरह से फोर्स का काम करता है आपके लिए। नहीं, यू हैव टू राइज टू द ओकेजन। और जैसे आईएएस में तैयारी में, चाहे आईटी की तैयारी में, चाहे एज एन इंजीनियर,
यू गेट ए प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन। तो हर काम में मैं वही अप्रोच लेता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है और उसमें क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उस सोल्यूशन में काम करना। तो उस जो सुनामी में काम किया, वो भिन्न-भिन्न तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो लोगों की टेम्पररी हाउसेस की थी, परमानेंट हाउसेस की थी, बीमारियों की थी, उनके परमानेंट लाइवलीहुड की थी, इन सब को एक-एक करके हम लोगों ने टैकल किया और ऐसा टैकल किया कि नागपट्टनम मॉडल जो है पूरे वर्ल्ड में सराहा गया। इससे अच्छा मॉडल भारत में जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का आज तक नहीं हुआ। और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने मुझे पूरे इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया इन न्यू जनरेशन सेमिनार में, जहाँ 17 देशों के साथ मैंने सेमिनार में हिस्सा लिया और भारत की और नागपट्टनम की जो हमारी जो सफलता थी उसको सभी देशों से शेयर किया। देखिए, कोई भी आपको जॉब मिलती है, कोई भी असाइनमेंट मिलता है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास सिस्टम है बना हुआ या सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम बना हुआ है आपका तो आपको पहले सिस्टम समझना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है और उसको यूज करना चाहिए, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट जो करना है कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की जो नया असाइनमेंट होता है, जिस तरह का जैसे मेरा असाइनमेंट था जो ओनली असाइनमेंट, इसमें देयर वाज नो सिस्टम डाउन बिलो, तो सिर्फ मुझे बना दिया गया था। फिर मुझे कहा गया था कि आप एक सिस्टम बनाइए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का, क्योंकि बिल्कुल नया, पहली बार, मतलब डिजास्टर रोज होता नहीं है। तो उसको हम लोग जब सिस्टम बनाने का है, उसमें आप देखिए क्या रिक्वायरमेंट है। सिस्टम जो है बहुत ही फास्ट होना चाहिए, निम्बल कहते हैं, निम्बल ऑन द फीट, कि मूव कर सके और साथ में पर्याप्त होना चाहिए। तो और वेरी क्विक ऑन द फुट, ये 3 चीज़ें जो हैं आपको देखना है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था, जो मेरी सफलता में उसमें काम किया, वो है लोगों के साथ एम्पैथी। जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ जुड़िए। वो क्या चाहते हैं, आपका काम और उनकी आवश्यकताएँ दोनों लिंक्ड होने चाहिए। जब उनके साथ आप बैठेंगे, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंड करेंगे, तो बाकी जो आपकी एक्टिविटीज़ है अपने आप प्लान हो जाएगी। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि जब भी आप कोई भी असाइनमेंट मिले, कोई भी जॉब मिले, रिलीफ का मिले, तो जो अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ ज़रूर बैठिए, उनके साथ ज़रूर बात कीजिए। सबसे पहले उनको ढाँढस पहुँचाइए, सांत्वना दीजिए, उनकी आवश्यकताएँ समझिए, उसके बाद अपनी कार्य योजना बनाइए।